हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो भी हमारे एनिमल सेल से आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनिमल CELL एनिमल्स सेल। ठीक है, मतलब जंतु कोशिका के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 2 लीनियर DNA स्ट्रैंड हिस्टोन होते हैं और सिंगुलर DNA होता है, हिस्टोन जिसमें नहीं होते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है या फिर न्यूक्लियाई और सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल से मतलब होता है बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है और जिसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, अब ये हिस्टोन कहने का क्या मतलब है, देखो जब आप DNA की कंडेंसिंग पढ़ते हो या मैं बोलूँ जब आप न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर क्या होती हैं, हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों कहाँ होती हैं, इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाहर हमारा DNA लिपटा हुआ होता है। ठीक है, एक तरफ से आ रहा होता है DNA और दूसरी तरफ से ऐसे जा रहा होता है। उनके बीच में जो इसको बांधने वाला या इसको जो बांधने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, हमारी H1 प्रोटीन। ठीक है, और जो ये H2A, H2B, H3 और H4 ये हमारे न्यूक्लियोसोम के अंदर होती है। ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 2 होगी H2AB, 2 यूनिट होंगी H2B की, 2 यूनिट होंगी H3 की और 2 यूनिट किसकी होंगी, H4 की। कहाँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, NUCLEOSOME, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये जो सीन मैंने बताया ये किसका, ये हिस्टोन प्रोटीन वाला, ये मौजूद नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया में। इनमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डेस्मोसोम्स किससे संबंधित हैं। तो किससे संबंधित होते हैं, सेल डिवीज़न से, एनिमल सेल एडहेशन से, प्लांट सेल एडहेशन से, बैक्टीरियल एडहेशन से। तुम्हारे लिए नया शब्द है एडहेशन। एडहेशन का मतलब होता है जब 2 सेल जुड़ती हैं या उनके जुड़ने के जो तरीका है या जो चिपकी होती हैं, जब 2 सेल्स जुड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन। ठीक है, जीवाणु आसंजन और जंतु कोशिकी आंसजन या पादप कोशिकी आंसजन। तो जो हमारा डेस्मोसोम्स होता है इसमें क्या होता है, मान लो मेरी 2 सेल है। ठीक है, हमारी 2 बॉडी की सेल हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 बाहर हमारी सेल जो होती है, सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसके कारण ये 2 सेल आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो जुड़ने वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसका हम क्या नाम देते हैं, डेस्मोसोम, या फिर हम इसको डेस्मोसोम्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेस्मोसोम्स है ये किससे संबंधित होता है, एनिमल सेल एडहेशन से, मतलब 2 जंतु कोशिका को जोड़ने में ये काम आता है। ठीक है, कौन, डेस्मोसोम्स। अब मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये है 2 हमारी सेल्स, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। इनमें इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स। ठीक है ना, यहाँ पे गैप जंक्शन है, यहाँ पे ऐसे ही 2 सेल्स को जोड़ने के लिए काम आता है या 2 सेल्स को जो टाइट जोड़ने के लिए काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स। ठीक है, ये टाइट जंक्शन में हेल्प करता है। टाइट जंक्शन का मतलब जहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रहा होगा, है ना, तो यही है हमारा डेस्मोसोम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा,
डेस्मोसोम्स इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब जो हमारे डेस्मोसोम्स हैं ये किसकी मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसकी क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही किस में डिवाइड हो जाती है, या मैं बोलूँ किस में मॉडिफाई हो जाती है, डेस्मोसोम्स बनाने में मॉडिफाई हो जाती है या फिर हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिक्टेटम ओमनिस सेलुला अ सेलुला कॉल्स सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय द फॉलोइंग। कहने का मतलब है जो ये कोट है या एक कहावत है या एक लाइन है या एक फ्रेज़ है जो कि क्या है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका कहने का मतलब होता है कि जो हमारी सेल, जो हमारी नई सेल बनी है वो कहीं ना कहीं जब हमारी पुरानी सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, तो उससे हमारी नई सेल बनी है। ठीक है, कहने का मतलब है देखो एक सेल है, एक सेल में क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, इस सेल से कितनी सेल्स बनी है, 2 सेल्स बनी है। इसका मतलब होता है ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब है सबसे पहले हमारे पास एक सेल थी, इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ और हमारे को पास कितनी सेल मौजूद हो गई, 2 सेल्स। ठीक है, इस लाइन का कहने का मतलब है जो हमारी नई सेल्स बनी हैं वो हमारी इस पुरानी सेल से बनी है। कैसे बनी है, जब उसमें डिवीज़न हुआ है। ठीक है, या कैसे भी बनी है, लेकिन जो हमारे पास नई सेल्स देखने में जो आई है हमारे को, वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही आई है। ठीक है, तो ये बात जो है वो किसने कही है, वो कही है रुडोल्फ वर्चो ने कही है। ठीक है, और किस दौरान कही है, सेल थ्योरी के दौरान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है, मान लो एक हमारी सेल है, सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये दोनों किस में मौजूद नहीं होती हैं। देखो बैक्टीरिया है मतलब प्रोकार्योट्स है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। एक तो हो गया हमारा ये। अगला ऑप्शन है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी, तो भैया देखो ये दोनों ही प्रोकार्योट्स में आते हैं, तो मतलब इनमें भी सेम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। अगला है मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है स्तनियों में जो हमारी लाल रक्त कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। तो देखो जब न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होगी और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के दिए हुए सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट यूकारियोट्स, मतलब जो हमारे पहले यूकारियोट्स हैं वो कौन हैं, तो वो थे हमारे प्रोटिस्टा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मतलब हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे मैंने आपको बताया, किसने सबसे पहली बार बताया कि जो हमारी नई सेल्स बनती हैं वो पहले से ही किसी सेल्स से बनी होती हैं। ठीक है, या जो भी हमारी नई सेल्स इस अस्तित्व में आई हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी सेल्स से आई हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसने बताया था, ऑप्शन देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, थियोडोर श्वान या फिर वर्चो। तो आपको पता है रुडोल्फ वर्चो ने ही ये बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे जंपिंग जीन्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं। तो जंपिंग जीन्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकारियोट्स में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो ये जंपिंग जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहने का मतलब है ये हमारा एक मान लो डीएनए है। डीएनए को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में काट दूं तो इसका प्रत्येक जो कटा हुआ हिस्सा है वो मेरे लिए किसकी तरह काम करेगा, एक जीन की तरह काम करेगा। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक जीन है मेरे लिए। इस जीन का नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मान लो ये मेरा 7वें नंबर का जो जीन है ये मेरा यहाँ से टूट के या कट के यहाँ पे आ गया 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मेरा मेन 7वें नंबर का जीन था वो मेरा एक ही डीएनए में लास्ट में से कहाँ आ गया, आगे की तरफ आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया।
ठीक है, मतलब इस जीन ने यहाँ से क्या लगा दी है, जंप लगा दी है। जंप लगाने का मतलब यही तो होता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाना। अब वो छलांग आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, है ना। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें लगाया है कि 7th जीन को मैं कहाँ ले गया, 2nd और 3rd के बीच में, और ये क्या है, जीन, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जंपिंग जीन। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे डीएनए में एक जगह से टूट के दूसरी जगह चले जाते हैं, या दूसरी जगह फिट हो जाते हैं, या दूसरी जगह अटैच हो जाते हैं। एक जगह से टूटेंगे और दूसरी जगह अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और कभी कभार इनकी कॉपी भी बन के अटैच हो सकती है। ठीक है, मान लो 7वें नंबर का जीन यहीं रहा, इसकी एक कॉपी बन गई सेम एग्जैक्ट, और हो सकता है वो जाके 2 और 3 के बीच में अटैच हो जाए। ठीक है, तो इन टाइप के जीन्स को हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स, जिनको किसने खोजा गया था, बारबरा, BARBARA, बारबरा मैक्लिंटॉक ने खोजा है। ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक ने खोजे हैं जंपिंग जीन्स। ठीक है, देखो देखो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेड कलर का क्या दे रखा है, ट्रांसपोजोन्स, है ना, देख रखा है ना यहाँ पे रेड कलर का ट्रांसपोजोन। अब ये ऐसा किया, इस जगह से उठ के कहाँ पे आ गया, सामने वाली जगह आ गया। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, मतलब जो ये ब्लू कलर का सेगमेंट था, इन दोनों के बीच में भी रेड कलर का सेगमेंट आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक जीन था मेरा, यही जीन मेरा कॉपी होके यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी को हम ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं, इसी को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, और इसी को हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, और ये पहली बार किसने खोजे हैं, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। कब खोजे हैं, 1940 में। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंपिंग जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यार देखो, जंपिंग जीन्स की जब भी बात आएगी वो हमारे प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें भी करेक्ट कर लेना, ये हमारे दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, यूकार्योट्स में भी होते हैं और प्रोकार्योट्स में भी होते हैं। कहने का मतलब है प्रोकार्योट्स मतलब बैक्टीरिया में भी ये मौजूद होते हैं। ठीक है, देखो ना यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, सी नहीं है, तो इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कहाँ से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, NCERT से पढ़ो। ठीक है, जंपिंग जीन्स तो होते हैं वो दोनों में मिलते हैं, प्रोकार्योट्स में भी और यूकार्योट्स में भी। क्या होते हैं, डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, जो प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है। कहने का मतलब है जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, DNA हिस्टोन दोनों, DNA लेकिन हिस्टोन नहीं, हिस्टोन लेकिन DNA नहीं, या DNA और हिस्टोन दोनों नहीं। तो कहने का मतलब है प्रोकार्योट जो होते हैं उसमें हमको DNA मिलता है लेकिन उनमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या चीज़ नहीं होती है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियस, मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस रहता है। कहने का मतलब है देखो, एक जो यूकार्योटिक सेल है, यूकार्योटिक सेल में जहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियस जो फिक्स रहता है, या न्यूक्लियस जहाँ पर मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ऐसे ही जब आप प्रोकार्योट्स की सेल को देखते हैं वहाँ पर ना न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस तो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है जो हमारी प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं होता है, और वो ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलते हैं जिनके बाहर क्या हो, मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सभी क्या हैं, करेक्ट हैं प्रोकार्योटिक सेल्स के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए अपवाद क्या हैं। तो आपको पता है वो हमारे क्या होते हैं, वायरसेस, क्योंकि इसको हम ना हम लिविंग में रखते हैं ना ही नॉन लिविंग में रखते हैं, और बोला जाता है कि ये हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, संयोजक कड़ी। मतलब वायरसेस आर ऑल्सो रेफर्ड एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। अगला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, मतलब जो हमारी सेल थ्योरी थी
इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो वो कौन है हमारे शील्डन और स्वान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमारे फर्स्ट यूकारियोट्स कौन होते हैं, तो वो थे प्रोटिस्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के संस्थापक कौन है, तो वो कौन है हमारे, या किसने प्रतिपादित करी है, या इसका सिद्धांत जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो दिया है हमारा शील्डन और स्वान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। कहने का मतलब है किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से अंतिम स्वरूप दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था, मतलब फाइनल टच दिया है, तो वो कौन है हमारे शील्डन और स्वान ही हैं। ठीक है, बाकी रुडोल्फ वर्चो ने एक लाइन ऐड करी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो भी हमारे नए सेल्स बने हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड एंड इट। कहने का मतलब है जो न्यूक्लियोलर इक्विवेलेंट है प्रोकैरियोट्स के लिए उसको हम या तो प्रोकैरियोन बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, वन ट्रू क्रोमोसोम, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, समटाइम हैज़ ए न्यूक्लियोलस। तो कहने का मतलब है जो हमारे जो न्यूक्लियर के इक्विवेलेंट है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है प्रोकैरियोट्स में, तो जिसको हम प्रोकैरियोन बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है। तो कहने का मतलब है उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है या फिर ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनमें जो मान लो हमारी यूकारियोट सेल है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो एक जगह फिक्स होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। ये हमारी बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस तो इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम मौजूद होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर के बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनकी सेल्स में न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन क्या है, क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने ऐसा बोल दिया कि वही क्या है, हमारे न्यूक्लियस के बराबर हैं या उन्हीं के समकक्ष हैं, जिसको हम प्रोकैरियोन बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वन ट्रू क्रोमोसोम, एक ट्रू क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकारियोट्स से किस तरह भिन्न हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। वो प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्या है जो कि यूकारियोट्स में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, और यूकारियोट्स में वो मौजूद होती है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि क्या है हमारा, कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब है मान लो एक सेल है, एक सेल में जो ये पूरा रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, सबसे बाहर की लेयर क्या है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है, या न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो बाहर का होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हमको मिलता है तरल पदार्थ उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब पूछा गया है ये दोनों जो हैं किससे अलग होती हैं, या इन दोनों को क्या चीज़ सेपरेट करती है, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि होती है न्यूक्लियस के बाहर, और वो कैसी होती है, दो लेयर होती है, मतलब डबल लेयर मौजूद होती है न्यूक्लियस के बाहर, या न्यूक्लियस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, जो कि क्या होता है, 2 लेयर का बना होता है, एक लेयर और दूसरी लेयर का बना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म जो बाहर है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को अलग कौन करता है, ये 2 लेयर। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किससे अलग होती हैं। तो वो किससे अलग होती हैं, 2 लेयर मेम्ब्रेन्स से, जो कि क्या है, न्यूक्लियस की कवरिंग है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।